Hi everyone, I'm Riya Agrawal from New Mid Super Speciality Hospital and आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सौरभ महाजन जो एक ब्रेन एंड स्पाइन स्पेशलिटी न्यूरोसर्जन है जिनको 7 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस भी है। साथ ही साथ आपको बता दें कि आज के पॉडकास्ट में आज हम उनसे बहुत सारी ब्रेन एंड स्पाइन से रिलेटेड इश्यूज के बारे में जानने वाले हैं। सबसे पहले मैं वेलकम करना चाहूँगी आपका। थैंक यू रिया फॉर इनवाइटिंग मी हियर। सो मेरा पहला सवाल आपसे ये है डॉक्टर कि आजकल यंग एज में ऐसा देखा जा रहा है कि जो यंगस्टर्स हैं उनके साथ बहुत सारे स्पाइन से रिलेटेड इश्यूज होने स्टार्ट हो चुके हैं, तो क्या कॉज है उस चीज़ का? देखो, यंगस्टर्स में मेन कॉज तो है बिकॉज मोस्टली आईटी रिलेटेड कंपनीज में है या उनका सेडेंट्री लाइफस्टाइल, मतलब वो सिटिंग जॉब्स हैं। तो एक तो बैठे रहने से, प्रलॉन्ग बैठे रहने से हमारा पॉस्चर ख़राब हो जाता है। पॉस्चर मतलब कि हम स्ट्रेट स्पाइन नहीं रखते, नेक स्ट्रेट नहीं रखते, हम झुक के रखते हैं, ऐसे हो जाते हैं, क्राउच जिसे कहते हैं, हम क्राउचिंग करते हैं। और कंप्यूटर स्क्रीन पे देखते रहना तो उसमें भी हमारा एंगुलेशन ऐसे ऐसे होता रहता है डिफरेंट। तो उससे प्रलॉन्ग सेटिंग से फिर वो स्ट्रेस पड़ता है स्पाइन पे। ओके तो वन ऑफ द कॉज तो ये हो गया जी। फिर सेकंड कॉज हो गया कि हमारी ईटिंग हैबिट्स, यंगस्टर की ईटिंग हैबिट्स हो गई हैं बिकॉज दे आर ऑर्डरिंग फ्रॉम जी जी ऑनलाइन फूड डिलीवरी सर्विसेज। तो उससे ओबिसिटी या कह सकते हैं मोटापा बढ़ने लग गया। जी तो मोटापा बढ़ने लग गया तो वो भी एक कॉज है स्पाइन में स्ट्रेस डालने का। तो जितना स्ट्रेस डालोगे उतना हमारी जो वर्टिब्रे के बीच में डिस्क होती है, जी तो स्ट्रेस डालोगे तो वो डिहाइड्रेट हो जाती है। डिहाइड्रेट का मतलब उसमें पानी का कंटेंट कम हो जाता है और जैसे ही वो डिहाइड्रेट होती है वो बाहर निकलने के चांसेस हो जाते हैं और वो नस को दबाने लगती है। ओके। सो अगर कोई पर्सन है, जैसे अभी आपने बोला कि लाइफस्टाइल में सिटिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, आपका पोस्चर कि आप कैसे बैठे हैं आपकी स्पाइन में प्रॉब्लम करेगा। अगर कोई 8 आवर्स ऑफ उसका जॉब है, उस 8 आवर्स में वो कितने ऐसे ब्रेक ले जिसमें वो वॉक करे या कुछ ऐसा पोस्चर वो अच्छा, उस टाइम यूज कर ले जिससे वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए? गुड क्वेश्चन। एवरी 30 to 40 मिनट्स में ब्रेक्स लेने चाहिए। ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है इन एनी सिटिंग जॉब, चाहे वो एक सर्जन का भी हो चाहे वो किसी का भी हो। तो 30 to 40 मिनट्स में आप ले सकते हो अराउंड 10 to 15 मिनट्स का आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज टाइप कर सकते हो। जस्ट जी वॉक अराउंड, डू सम नेक एक्सरसाइजेस, स्ट्रेचिंग ऑफ योर नेक और स्ट्रेचिंग ऑफ योर बैक हो गया। तो ये चीज़ें तो बहुत ज़रूरी है, तो ये तो करना पड़ेगा। सर, ये कैसे पता चलेगा कि अगर कोई पर्सन है, अगर उसको कोई भी जरा भी स्पाइन में कोई प्रॉब्लम है या बैक में कोई प्रॉब्लम है, तो उसे कैसे पता चलेगा कि स्पाइन में पेन हो रहा है या फिर मसल्स में पेन हो रहा है? ये कैसे डिफरेंशिएट किया जाए? देखो, ये है मोस्टली जो स्पाइन की प्रॉब्लम्स होगी, जी शुरुआत में आपको पहले तो सिर्फ बैक पेन होगी। जी पेन या तो नेक में होगा या आपको लोअर बैक में होगा। ओके। जब वो नर्व्स को दबाना शुरू करेगा तब पेन वो, हाँ, पेन, वो रेडिएशन ऑफ पेन जिसे हम कहते हैं। रेडिएशन पेन में क्या होगा, अगर नेक में हो रही है तो वो उसको यहाँ पे हाथों में जाएगी या शोल्डर में जाएगी। अच्छा लेफ्ट साइड हो सकता है या राइट साइड हाथों में। अगर पीछे बैक का है तो वो आपको ग्लूटियल रीजन जिसे कहते हैं, बटक्स कहते हैं, तो बटक्स में जाएगा पीछे की तरफ। पीछे से फिर पैरों में जाएगा, किसी भी पैर में जा सकते हैं, लेफ्ट या राइट। तो ये तो स्टार्टिंग के सिम्टम्स होंगे कि पेन और रेडिएशन ऑफ पेन टू एनी ऑफ द लिम्स, जिसे ये हम टर्म यूज करते हैं। मसल स्पाज्म में क्या होगा, सिर्फ आपको लोकलाइज पेन रहेगी, आपको नेक में सिर्फ यहाँ पे पेन रहेगी, बोन या में नहीं होगी? नहीं, आप ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते। लेकिन रेडिएशन ऑफ पेन नहीं होगा। रेडिएशन मतलब कि वो फैलने वाला पेन नहीं होगा। अच्छा ओके वो ऐसा नहीं होगा पेन आपके पैरों तक जा रहा है, वो सिर्फ एक जगह लोकलाइज रहेगा, तो उसे ओके लोकलाइज पेन रहेगा। ओके। जैसे अभी आपने बीच में बोला था कि अगर आपको डिहाइड्रेशन भी है उससे भी आपके क्या पेन हो सकता है? डिहाइड्रेशन से ये होगा कि आपके मसल्स फटीग हो जाएंगे। मसल्स फटीग का फटीग मतलब कि मसल टायर्ड हो जाएंगे, थक जाएंगे। ओके तो वो थकेंगे तो उससे चांसेस हैं कि वो कॉन्ट्रैक्शन में ज़्यादा रहे, मतलब स्पाज्म में चले जाएं।
स्पाज्म जिसे कहते हैं कि स्पाज्म का मतलब हो गया कि मसल कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में रहते हैं, ओके। ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में रहते हैं तो स्पाज्म होता है, तो वहाँ पे पेन होती है। तो डिहाइड्रेशन में क्योंकि पोटेशियम लॉस, हमारा एक जी मिनरल है, पोटेशियम लॉस जी। होता है, तो पोटेशियम लॉस से भी मसल कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाते हैं, मसल कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में रहते हैं, स्पाज्म होता है, तो फिर वो आपको पेन होता है। तो डिहाइड्रेशन की वजह से मसल स्पाज्म बढ़ेगा। ओके डिहाइड्रेशन ऑफ जो मैं डिस्क बता रहा हूँ वो एक अलग चीज़ है, वो है कि प्रेशर इफेक्ट। ओके वो आपका सिटिंग से प्रेशर हो रहा है, या आपका मोटापे की वजह से प्रेशर हो रहा है, या ओके आप कहीं गिर गए हो प्रेशर हो रहा है, या आपकी चाल अच्छी तरह नहीं है उसमें प्रेशर हो रहा है, उसकी वजह से प्रेशर इफेक्ट से डिस्क को डिहाइड्रेट, उसमें पानी का कंटेंट कम हो जाता है, वो बाहर आ जाता है, ये ओके। है। आप मुझे एक बात बताइए, जैसे जनरली अगर हम कहीं बैठे हैं या हमारा बैड पोस्चर है तो हमारे बैक पेन होना शुरू हो जाता है, एंड हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो बैक पेन हो रहा है ये काफी ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए हो रहा है या फिर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए हो रहा है? अच्छा, ये तो जब आपका पेन जो है, जैसे समझ लो कि पेन आपको सिर्फ यहाँ पे लोकलाइज्ड ही रह रहा है, तो मोस्ट लाइकली यहाँ जैसे नेक पेन लोकलाइज रहा है, मोस्ट लाइकली ये शॉर्ट टर्म है, ओके मोस्ट लाइकली। लेकिन इसका कोई वो नहीं है, शोर शॉर्ट नहीं है। लेकिन जब आपका पेन पैरों में जाने लग जाए या हाथों में जाने लग जाए, तब तो आपको इमिजिएटली न्यूरोसर्जन को दिखाना ही चाहिए, उसमें तो कोई डाउट। यहाँ आपका पेशाब आप कंट्रोल चला गया, पेशाब यहाँ मोशन करने में कंट्रोल चला गया, देन इट इज़ अ एमरजेंसी, तब तो एक एमरजेंसी हो जाती है। और यहाँ आपका पैर बिल्कुल काम नहीं कर रहा हो, हाथ या पैर कोई भी, तो वो तो एमरजेंसी होती है, तब तो दिखाना ही पड़ता है। सर जैसे अभी आपने बताया कि अगर पेन आपकी बॉडी में, पूरी बॉडी में ट्रांसफर हो रहा है, एक वर्ड आपने यूज किया दैट इज अ रेडिएशन, रेडिएशन, हाँ। अगर वो चीज हो रही है तो क्या उससे हार्ट अटैक के भी इश्यूज हैं? जैसे अगर इस साइड अगर आपका पेन है तो क्या हार्ट अटैक के इश्यूज, कॉजेज बढ़ जाएंगे? हाँ, मतलब आप ये कह सकते हो वो मिमिक्री हो जाएगा। मतलब हार्ट अटैक जब नॉर्मली आता है तो आपको लेफ्ट आर्म में पेन होता है। जी अब अब ऐसा है कि हमारा सर्वाइकल है और वो लेफ्ट साइड ऑफ द नस को दबा रहा है, नर्व रूट या नस को दबा रहा है, जी तो तब हमारा हो सकता है कि हमारा सेम साइड ये पेन हो, लेफ्ट साइड हो, तो तब दोनों में डिस्टिंग्विश करना थोड़ा मुश्किल होता है। ऐसे केस में हमें हिस्ट्री प्रॉपर लेनी पड़ेगी और टेस्ट कराने पड़ेंगे, जैसे एमआरआई कराना पड़ेगा स्पाइन का, या अगर हम हार्ट अटैक सोच रहे हैं या कार्डियक कॉज सोच रहे हैं, मतलब दिल का, तो हमें और ब्लड टेस्ट कराने पड़ेंगे, ये। ओके। सो सर जैसे अभी देखा जाता है जनरली कि लोग क्या करते हैं, बेल्ट यूज कर लेता है। हाँ, हाँ, फॉर एग्जाम्पल अगर डेली बेसिस पे घरों में देखा जाए हाँ, तो अगर किसी को भी जरा सा भी पेन हुआ है तो वो या तो नेक पे पहन लेंगे या फिर कमर पे पहन, तो ये एक टेम्परेरी सॉल्यूशन है किसी भी चीज का, या ये परमानेंटली कुछ ना कुछ आपकी बॉडी में इफेक्ट छोड़ जाएगा, ये क्या है? थोड़ा ये बताइए। देखो, ये वन लाइन में बताऊं तो इट इज़ अ टेम्पररी सोल्यूशन। ओके क्योंकि ये क्या कह रहे हैं, हम नॉर्मली सर्वाइकल कॉलर पहनते हैं जब भी नेक पेन होती है, या अगर बैक पेन होती है तो लंबर बेल्ट पहनते जी हैं, बैक बेल्ट कहते हैं, लंबर बेल्ट जी कहेंगे। तो वो क्या करेगा कि वो आपकी जो नेक की मसल्स हैं या बैक की मसल्स, वो प्रिवेंट करेगा कि आप उसे यूज़ ना करो। ओके तो आप यूज़ नहीं करोगे तो आपको पेन नहीं होगा, तो ओके मेनली ये है। और आपका वो पोस्चर थोड़ा स्ट्रेट रखेगा, नेक स्ट्रेट रखेगा और बैक स्ट्रेट रखेगा। ओके लेकिन ये है कि इफ़ आप बहुत टाइम तक यूज़ कर रहे हो, मतलब समझ लो 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, 1 महीने से ज़्यादा, तो फिर ये भी दिक्कत है कि वो मसल्स कम काम करेगी। आप मसल्स को यूज़ नहीं करोगे तो वो मस्कुलर एट्रोफी जिसे कहते हैं, कि मसल वो उसकी एट्रोफी होने लग जाएगी, वो अच्छी तरह वो काम नहीं करेगी। आप एट्रोफी तो समझ गए ना? जी तो फिर वो गलत हो जाएगा फिर पेशेंट के लिए, कि वो बाद में फिर वो झुकने में उसे हमेशा ही दर्द रहेगी। तो वो फिर हमें एग्जामिन करके देखना पड़ता है, टेस्ट करा के देखना पड़ता है कि क्या एक्चुअल कॉज क्या है। सर जैसे अभी लोग क्या करते हैं, अभी आपने बताया कि टेम्परेरी सॉल्यूशन है, टेम्परेरी सॉल्यूशन एक आपका टैबलेट्स भी हैं, तो क्या वो अच्छी चीज है कि पेन हुआ टैबलेट ले ली पेन खत्म? टैबलेट्स देखो बहुत टाइप के होते हैं, और टैबलेट्स में क्या होता है, एक तो पेन की होती है और एक होती है जो नस से रिलेटेड पेन वाली होती है। लेकिन ये सारा इनके
साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, क्योंकि किडनी डैमेज करना भी होता है और ये हार्ट को भी डैमेज कर सकते हैं। तो जो जैसे समझ लो आप पेन के लिए लिए जा रहे हो, तो वो अगर बहुत ज़्यादा लोगे तो वो किडनी को डैमेज भी कर सकती है। आप प्रोलॉन्ग यूज समझ लो 1 मंथ के लिए ले रहे हो, 2 मंथ्स के लिए डेली आप 2 to 3 टाइम्स अ डे ले रहे हो, तो इसकी वजह से हमारा किडनी डैमेज हो रहा है और इसलिए हमारा आजकल क्रॉनिक किडनी डिजीज जो हो रहा है बहुत बढ़ रहा है। ये सर बहुत जैसे बड़ा भी रीज़न आपने है। किडनी का नाम लिया कि किडनी से भी चीज़ें इसमें इफेक्ट हो जाती हैं। अगर लोग उनको बैक पेन है, ऐसा कहा जाता है कि अगर आपको बैक पेन है तो आप अल्कोहल कंज्यूम कम करिए। हम्म तो अगर इंसान ने पेन किलर भी ले लिया और अल्कोहल भी साथ में कंज्यूम कर लिया तो उसके क्या इफेक्ट्स होंगे बॉडी पे? मैम ये है कि अल्कोहल मेन आपका जो बिहेवियर है, इनिबिशन, वो कम कर देता है और ओके आपको सोमनोलेंस, सोमनोलेंस का मतलब आपको नींद ज़्यादा आती है। ओके ठीक है। बैक पेन के जो वो हैं टैबलेट्स, वो भी यही करते हैं कि उनसे थोड़ी नींद आती है। ओके तो क्या होगा कि दोनों का सुपर इम्पोज इफेक्ट हो जाएगा, कि दोनों एडिटिव इफेक्ट जिसे कहते हैं। तो ओके कई बार इतना ज़्यादा हो सकता है कि इट कैन कॉज रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन मतलब सांस लेने में दिक्कत आ सकती है, ओके ब्रीथिंग इश्यूज। ब्रीदिंग इशू, तो पेशेंट को इमरजेंसी लेके जाना पड़ सकता है। इंट्यूबेट मतलब कि हमें मुंह से पाइप डालनी पड़ेगी, वेंटिलेटर पे कनेक्ट करना है, इतना बड़ा हो सकता है। तो ओके इसलिए ये चीज़ अवॉइड करनी चाहिए, आपको इस अल्कोहल और बैक पेन की, या कोई भी ड्रग्स हो जो नींद ज़्यादा करती है। तो ऐसी कोई टैबलेट्स हैं जो बैक पेन में या फिर कुछ भी जो पेन किलर है जो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं बट उनको नहीं करनी चाहिए? देखो ये बड़ा वो है कि आपको मेडिकेशंस जो हैं वो लिमिटेड टाइम तक ही देना चाहिए, क्योंकि 20 to 30% या मैक्सिमम 40% ऑफ पेन ही रिलीव कर पाएंगे मेडिकेशन। मेडिकेशन के साथ साथ फिजियोथेरेपी भी करनी पड़ती है, और पेशेंट अगर उसका वो अकॉर्डिंग टू पेशेंट है, उसका सर्जरी से फ़ायदा हो तो हमें सर्जरी उसको प्रिस्क्राइब करना चाहिए, क्योंकि मेडिकेशन इज़ नॉट द ओनली सोल्यूशन। मेडिकेशन, कुछ मेडिकेशन होती है जैसे स्टेरॉयड हो गया, स्टेरॉयड जो है वो सूजन को कम करती है, नसों की सूजन को। ओके तो उससे क्या होता है, अगर आप 4 हफ्ते तक दे रहे हो या 2 महीने तक दे रहे हो, तो स्टेरॉयड से बोन का डेंसिटी कम हो जाती है, मतलब बोन हमारी वीक होने लगती है। ओके तो बोन वीक होगी, उसे हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। तो ओके नॉर्मल पेशेंट चल रहा है या थोड़ा सा भी गिरा तो उसके चांसेस ऑफ फ्रैक्चर के बहुत चांसेस होते हैं। ओके तो वो एक गलत चीज़ है। ओके सर, जैसे अभी आपने बोला कि आप अगर टेम्परेरी सॉल्यूशंस की बात करें, इट कैन बी पेन किलर, इट कैन बी आपका बेल्ट अगर आपको बैक पेन है, तो फिजियोथेरेपी क्या एक ऑप्शन हो सकती है? फिजियोथेरेपी इज़ द, आई थिंक इट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। पेशेंट का डिपेंड करता है, इफ़ इट इज़ ए नॉन सर्जिकल कैंडिडेट, अगर सर्जरी का उसका नहीं है तो फिजियोथेरेपी के सेशंस होते हैं, जैसे हम वीकली बुलाएंगे 2 to 3 टाइम्स अ डे। अल्ट्रासोनिक होता है, इंफ्रारेड फिजियोथेरेपी होती है, मैग्नेटिक होती है, बहुत टाइप की होती हैं, और एक्सरसाइजेस भी बताते हैं टू बिल्ड द मसल स्ट्रेंथ। तो वो करने से आपका मेडिकेशंस की डोसेज कम हो सकती है एंड पेशेंट कैन स्टॉप टेकिंग मेडिकेशन एंड ओनली फिजियोथेरेपी विल बी रिक्वायर्ड देन। ओके फिजियोथेरेपी आई थिंक इट इज़ द बेस्ट। सो इट कैन बी लाइक कि आप घर पे कर सकते हैं अगर। घर पे कर सकते हैं, हाँ, क्योंकि एक्सरसाइजेज जो होती है वो तो घर पे कर सकते हैं। मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज वो तो आपको फिजियोथेरेपिस्ट बता देंगे या डॉक्टर भी बता देंगे। जी तो लेकिन आपको शुरुआत में अगर पेन बहुत ज़्यादा है तब आपको मेडिकेशन और फिजियोथेरेपी दोनों कंबाइन लेना पड़ता है। फिर धीरे धीरे विद टाइम एस दर्द आपका कम हो रहा है तो ओनली फिजियोथेरेपी इज एनफ। सो आप क्या योगा, अभी आपने बोला कि आप घर पे, तो क्या ऐसी कौन सी योगा आसन है या फिर ऐसी कौन सी एक्सरसाइज हैं जो लोग मॉर्निंग में या इवनिंग में या जब भी कभी वो फ्री हो या लॉन्ग ड्राइव कर रहे हैं उसमें वो कौन सी एक्सरसाइज ऐसी कंडक्ट कर सकते हैं जिनको बैक पेन का इशू है? योगा तो करना चाहिए, योगा इज नेसेसरी, क्योंकि योगा से आपका जैसे मेडिटेशन वाला जो आसन होते हैं योगा, तो उससे आपका बैक स्ट्रेट रहता है, नेक स्ट्रेट स्ट्रेट रहता है। और एनी नेक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज या बैक स्ट्रेंथनिंग जैसे प्लैंक्स होते हैं या abdominal पुशअप्स हो गए, वो भी बैक को, आपकी मसल्स को इंक्रीज करते हैं। जी तो वो तो करने चाहिए, बट डिपेंडिंग अपॉन पेशेंट टू पेशेंट कि पेशेंट कर पा रहा है तो समटाइम्स वी टेक ओनली, हाँ, लेग एक्सरसाइजेस करवाएंगे, थोड़ा थोड़ा करवाएंगे। सर ऐसे देखा गया है जनरली कि कई बार ऐसा होता है कि जब हम सुबह मॉर्निंग में उठते हैं
तो हमारे या तो नेक पे पेन होगा या बैक में पेन होगा या फिर हम उस एनर्जी के साथ नहीं उठ पाते। सो क्या आपका जो पिलो है क्या वो भी एक कॉज है? हाँ, वो भी एक कॉज हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। नॉर्मली हमारा बॉडी शेप के या बॉडी कॉन्टूर जिसे हम कहते हैं, जी तो उसके अकॉर्डिंग अगर पिल्लो हो जी या मैट्रेस हो जी। तो वो काफ़ी फायदेमंद रहेगा। हम्म लेकिन हम बहुत ज़्यादा सॉफ्ट पिल्लो या सॉफ्ट मैट्रेस भी यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज अगर ज़्यादा सॉफ्ट होगा तो बिल्कुल ही आप वेट से पूरा नीचे होगा, तो जब आप उठते हो तो एकदम आपका जो मसल पूरे स्टिफ रहेंगे। हम्म तो हाँ, आप हार्ड सर्फेसिस में सोना बेस्ट, तो वैसे कहते हैं कि हार्ड सर्फेसिस आर द बेस्ट, हम्म तो लेकिन सब लोग नहीं सो पाते, तो मतलब है आप ये कर सकते हो मीडियम टू हार्ड, ओके। नॉट टू मच सॉफ्ट बट नॉट टू मच हार्ड, तो बॉडी कंटूर के शेप में होने चाहिए ओके तो वो बेटर होगा। सर, जो डायबिटीज की जो कंडीशन होती है क्या वो बैक पेन का एक कॉज हो सकती है? डायबिटीज, हाँ, डायबिटीज तो बैक पेन का कॉज तो नहीं कहूँगा, बट डायबिटिक न्यूरोपैथी जिसे, क्योंकि वो डायबिटिक वो नसों को इन्वॉल्व कर देता है और उसकी वजह से नसें सुन्न होने लगती है। अच्छा। तो आप आपको ये डिस्टिंग्विश करना होता है कि उनको जो पैरों में सुनपन आ रहा है, पैरों में टिंगलिंग नमनेस ये सब हो रहा है, तो वो किस वजह से, कि बैक पेन की वजह से है कि वो डायबिटिक न्यूरोपैथी की वजह से है। तो उसके लिए फिर हमें टेस्ट करवाने पड़ते हैं, जैसे एमआरआई स्पाइन का हो गया या एनसीवी हो गया, नर्व कंडक्शन स्टडीज जिसे जी कहते हैं, तो वो करवा के फिर हमें आइडिया मिल सकता है क्या है। सर, जैसे जो एमआरआई होता है हाँ या हाँ। जो एक्सरे होता है वो बैक पेन के डायग्नोसिस में कब ज़रूरी होता है, मतलब कब कराना चाहिए, वो कौन सी स्टेज होती है? पेशेंट अगर आ रहा है बैक पेन से आ रहा है, बहुत सीवियर पेन करके जी आ रहा है और उसको पेन पैरों में जा रहा है, हाथों में जा रहा है, तो तब हमें एक्सरे एक्सरे तो मिनिमम करवाना चाहिए जी स्टार्टिंग में। जी एक्सरे से हमें बहुत चीज़ें पता चल सकती है कि एक्सरे में मसल स्पाज्म, ओनली मसल स्पाज्म है तो आपका स्पाइन पूरा स्ट्रेट हो जाता है, नेक स्ट्रेट हो जाती है, क्योंकि नॉर्मली हमारा ऐसे कर्वेचर होता है, ओके सर्वाइकल जिसे कहते हैं, ये जी सर्वाइकल होता है तो कर्वेचर होता है या लंबर कर्वेचर। तो एक्सरे में हमें एक तो ये आइडिया हो सकता है, और एक्सरे में हम मरीजों को जैसे कहते हैं कि आप झुक के कराओ और एक एक्सटेंशन फ्लेक्शन, झुक के ओके और एक्सटेंशन ऐसे। ओके तो जब ये करवाते तो हमें ये आइडिया हो जाता है कि कोई वर्टिब्रे या रीढ़ की हड्डी जो हिंदी में कहेंगे, तो वो ऐसे हिल तो नहीं रही है, तो ओके हमें उससे आइडिया ये चीज़ हो जाएगा। और यहाँ कोई फ्रैक्चर है वो तो हमें दिख ही जाएगा, लेकिन प्रॉपर हमें नसों में कितना कंप्रेशन है, कितना उसे दबाव डाल रहा है, उसके लिए तो एमआरआई हमेशा से बेस्ट रहेगा। ओके तो एमआरआई विल ऑलवेज बी बेस्ट सॉफ्ट टिश्यूज को देखने। सॉफ्ट टिश्यू मतलब नर्व्स हो गई, सबक्यूटेनियस टिश्यू हो गई। सर, ये बताइए कि बैक पेन से आप कैसे बच सकते हैं, प्रिकॉशंस क्या है बैक पेन से बचने के लिए? बैक पेन से बचने के लिए तो मेन प्रिकॉशन तो मैं यही कहूँगा कि पहले तो पोस्चर मेंटेन करना, ओके सबसे मेजर है पोस्चर। नेक शुड ऑलवेज बी स्ट्रेट, नेक आपकी स्ट्रेट रहनी चाहिए, बैक आपकी स्ट्रेट रहनी चाहिए। फिर आपका वेट, वेट आपको आप नेक में वेट नहीं होना चाहिए, डबल चिन नहीं होनी चाहिए, ओके जैसे हम मोटापा कहते हैं कि पेट के जी आगे मोटापा नहीं होना चाहिए। जी तो ये तो दो चीज़ें होंगी। फिर आपकी डाइट हो गई, डाइट में आपको फ्राइड फूड, फैटी फूड्स ये सब अवॉइड करो। जी और फिर एक्सरसाइज, एक्सरसाइज इज अ मस्ट। तो और हैवी लिफ्टिंग ऑफ वेट, आप मोस्टली लोग आजकल जिम में जा रहे हैं, वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं। वेट लिफ्टिंग में आपको, मेरे को लगता है कि पहले हमेशा हमें बोन स्ट्रेंथ या तो देख लेनी चाहिए कि हाँ आपकी बोन स्ट्रेंथ ठीक है कि नहीं, क्योंकि बहुत बार आते हैं पेशेंट वेट लिफ्टिंग करते हैं और उनका फिर बाद में फ्रैक्चर हो जाता है, जी क्योंकि मे बी ये भी हो सकता है कि वो सप्लीमेंट्स लेते हैं, प्रोटीन सप्लीमेंट्स में आप आजकल स्टेरॉइड्स भी ऐड कर रहे हैं, तो उसकी ओके वजह से भी हो सकता है। मेनली हैवी लिफ्टिंग ऑफ वेट आपको अवॉइड करना चाहिए, या मेन तो ओके यही। ओके सो जैसे देखा जाता है कि एक बहुत ही कॉमन सी आजकल डिसीज हो गई, दैट इज लेग नमनेस। हाँ हाँ। वो क्या बैक पेन का से रिलेटेड उसका कोई इशू है? लेग नमनेस, बैक पेन, अगर पेशेंट को बैक पेन है और उससे नमनेस हो रही है लेग में, जी
तो मोस्ट लाइकली उसको कोई नस उसकी दब रही है, मोस्ट लाइकली। लेकिन लेग नमनेस देखो डायबिटीज़ में भी हो सकती है। ओके। लेग नमनेस कोई आपका न्यूरोपैथिक कंडीशन बहुत सारी होती है, इन्फेक्शन कोई आपको डिजीज़ की वजह से हो सकता है, ऑटो इम्यून होती हैं, तो बहुत सारे और कॉजेज़ हैं। तो लेग ठीक है। नमनेस के विटामिन B12 के भी कॉजेज़ हैं। तो लेकिन अगर बैक पेन विद लेग नमनेस है आपका, तो फिर मोस्ट लाइकली ये नस के दबने की कॉज है। तो ओके। फिर हमें इवैल्यूएट करना होता है कि हाँ न्यूरोसर्जन के पास जाना चाहिए। ऐसा कहा जाता है जनरली कि अगर आपको बैक की कोई प्रॉब्लम है तो आपको सर्जरी ही करानी पड़ेगी। तो इसके अलावा कोई ऑप्शन है या फिर सर्जरी इज़ द लास्ट ऑप्शन? ये डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट। अगर पेशेंट का MRI फाइंडिंग्स हैं और क्लिनिकली पेशेंट्स का आपका मोटर डेफिसिट का मतलब पैर उसका कम काम कर रहा है, उसके फुट कम काम कर रहे हैं, उसका पेशाब में कंट्रोल चला गया जी। है, या उसे बहुत सीवियर पेन है कि वो चल भी नहीं पा रहा है, जी। उसे बैठे बैठे या लेटने पे भी दर्द हो रही है, जी। और MRI में भी उसका दिख रहा है कि हाँ काफ़ी ज़्यादा उसका नस दब रही है, जी। तो सर्जरी इज़ एन ऑप्शन एंड सर्जरी इज़ वेरी हेल्पफुल। आजकल तो हम सर्जरी में हम स्पाइन में जैसे हम स्क्रू डालते हैं, पेडिकल स्क्रू, तो स्पाइन को पहले फिक्स करेंगे जी। और फिर उसके बाद हम डीकम्प्रेशन का मतलब हड्डी निकाल के जो नस को जो दबा रहा है वो ओके। हम निकालते हैं, डिस्क हो या हड्डी हो तो वो निकालते हैं, और नेक्स्ट डे ही सर्जरी के बाद हम मरीज को चलाते हैं। ओके। और सर्जरी तो अब ये भी हो गया है कि एंडोस्कोपिक, तो हम बहुत ही छोटा सा कट मारा हो, माइक्रोस्कोपिक 3 mm हो, तो उससे भी सर्जरी हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन पेशेंट टू पेशेंट। ओके। सर जैसे अभी अगर किसी फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट ने सर्जरी कराई तो ये क्या सक्सेसफुली चीज़ें ऐसे हो पाती है कि वो चल पाएगा, वॉक कर पाएगा? मोस्टली 99% पेशेंट वॉक कर पाएगा, ओके। बट डिपेंडिंग अपॉन कई बार होता है जो पेशेंट प्री ऑपरेटिवली मतलब सर्जरी से पहले पेशेंट क्या बिल्कुल ही पैर बिल्कुल नहीं काम कर रहे थे या हाथ पैर बिल्कुल नहीं काम कर रहे थे, फिर ऑपरेशन के बाद कोई गारंटी नहीं दे सकता कि हाँ पेशेंट कितना चल पाएगा या ओके। कितना कम पड़ेगा। लेकिन नॉर्मली सर्जरी के बाद पेशेंट अगर पहले चल रहा हो तो ऑपरेशन के 1 दिन बाद हम चलाते हैं और नॉर्मली चलते हैं, ऐसा नहीं है। ओके। पेन हमारा मेन होता है कि पेशेंट वॉक करने लग जाए अपने आप ओके। और उसकी दर्द कम हो जाए सर्जरी ओके। से। ये सो इट्स लाइक कि अगर फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट ने सर्जरी करा ली, उसके बाद क्या उसे फिजियोथेरेपिस्ट लेने की ज़रूरत है? बहुत ज़रूरी है, बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन। सर्जरी के बाद फिजियोथेरेपी इज़ अ मस्ट, क्योंकि मसल्स को नॉर्मली होता है कि पेशेंट कहता है कि मुझे बहुत दर्द हो रही है जहाँ पे चीरा लगा है, जी। तो अगर हम वो वाली बैक की मसल्स हम नहीं यूज़ करेंगे विद फिजियोथेरेपी तो फिर वही होगा, एट्रोफी हो जाएगी, मसल्स काम नहीं करेगी, तो फिर ओके। मरीजों को चलने में दिक्कत रहेगी। तो फिजियोथेरेपी इज़ मस्ट, पोस्ट ऑपरेशन फिजियोथेरेपी इज़ अ मस्ट। तो विद इन 1 month patient is able to lead a normal life. ओके एंड आफ्टर सर्जरी व्हाट अबाउट पेन रिलीफ? उसमें उसको क्या Immediate pain relief is there. अगर लाइक? पेन उसको ऑपरेशन से पहले था, सर्जरी के बाद इमीडिएटली पेन रिलीफ होता है। तो सर्जरी का मेन मकसद तो यही है। मेन ये भी फ़ायदा है कि आपको मेडिकेशन कम कर दोगे और पेशेंट बिल्कुल विदाउट मेडिकेशन जी सकते हैं, तो उसे बस फिजियोथेरेपी चाहिए होगी। Thank you, Dr. Sarah, for such important insights for our viewers and for us as well. I hope this information will help you for your problems and for your upcoming solutions. And we will meet soon. Thank you. Welcome, Ria. Thank you. It was always a pleasure. Thank you.